Hello people, welcome back to my channel Study with Jyoti। आज का हमारा टॉपिक है फ़िलिस्तीन की समस्या। और अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड आई मेक श्योर कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है फ़िलिस्तीन की समस्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ़िलिस्तीन की समस्या क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही जो फ़िलिस्तीन की समस्या होती है वो पूरे विश्व भर को आकर्षित करती है अपनी ओर, ठीक है। और समस्या का कारण क्या होता है वो देख लेते हैं। तो समस्या का कारण ये होता है कि अरब जाति के लोग और यहूदी जाति के लोगों के बीच में फ़िलिस्तीन पर अधिकार करने की होड़ कायम हो जाती है। उन दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है कि फ़िलिस्तीन पर किसका अधिकार कायम होगा। और उसके साथ ही इंग्लैंड ने भी इस समस्या में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इससे क्या होता है कि संघर्ष का कुछ और ही रूप हो जाता है। और इससे त्रिगुणात्मक संघर्ष का जन्म भी होता है, क्योंकि अब इस संघर्ष में तीन गुट जुड़ चुके थे। सबसे पहले थे अरब, दूसरे यहूदी और तीसरा अब इंग्लैंड, ठीक है। तो अरबों की सहायता कौन कर रहा था? अरबों की सहायता अरब जाति प्रदेशों की वजह से, उनकी मदद से ही वे आगे संघर्ष में बने हुए थे। और यहूदियों को अंतर्राष्ट्रीय यहूदी संघ मदद कर रहा था और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा था। ब्रिटेन खुद सबल था, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। यहूदी जो विदेशी थे, ठीक है, वे क्या करते थे कि समय समय पर आकर फ़िलिस्तीन में बसने लगते थे। और अमेरिका तथा जर्मनी से बहुत बड़ी संख्या में ये फ़िलिस्तीन आए थे। तो ये अमेरिका और जर्मनी से काफ़ी बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीन में आकर बस जाते हैं। पर क्या होता है कि यहूदियों के इस आगमन का विरोध यहाँ के जो पुराने निवासी थे, जिन्हें अरब जाति कहा जाता है, वो इसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। और उन्हें ये डर सताता है कि यहूदी जो हैं, अगर वो यहाँ आकर फ़िलिस्तीन पर आकर रहेंगे तो वे फ़िलिस्तीन पर अपना हक जमा लेंगे, जिसके वजह से अरब जाति के लोग जो होते हैं वो संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण इस रोकथाम के फलस्वरूप दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इस तरह दोनों गुटों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। किसके बीच में? अरब और यहूदियों के बीच में, जो पैलेस्टाइन के लिए समस्या का कारण बनती है। और यही कारण था कि समस्या का प्रारंभ होता है, जिसे हम फ़िलिस्तीन की समस्या कहते हैं और इसे फ़िलिस्तीन की समस्या के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जियोनी आंदोलन, जिसे यहूदियों का आंदोलन भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत होती है। फ़िलिस्तीन से यहूदियों का सबसे जो संबंध था वो प्राचीन काल से चला आ रहा था। जो यहूदी लोग थे उनका कहना था कि उनका संबंध प्राचीन काल से फ़िलिस्तीन से रहा है, परंतु अपने शासकों के शोषण से बचने के लिए उन्हें फ़िलिस्तीन से भागकर दुनिया के अन्य भागों में शरण लेनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे, फ़िलिस्तीन के जो शासक थे, वे यहूदियों का शोषण करते थे, जिससे बचने के लिए वो इधर उधर भागकर दुनिया के किसी अलग अलग हिस्से में जाकर उन्हें शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन उनका फ़िलिस्तीन से प्राचीन संबंध था, ठीक है, उनका ये कहना था। बारखोवा के विद्रोह के दमन के बाद से उन्हें फ़िलिस्तीन में रहना नसीब नहीं हुआ। तो बारखोवा का जो विद्रोह होता है उसके दमन के साथ ही क्या होता है कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों का रहना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है और वहाँ अरब बस जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से निष्कासित किए जाने के बाद भी यहूदियों के लिए यह हमेशा अपना घर और अपना देश रहा है। भले ही वो निष्कासित कर दिए जाते हैं फ़िलिस्तीन से, लेकिन वे प्राचीन समय से वे फ़िलिस्तीन से जुड़े हुए होते हैं और वे इसे ही अपना घर और देश मानते रहते हैं, ठीक है। 1799 ईस्वी में जब नेपोलियन ने फ़िलिस्तीन पर आक्रमण किया तो उसने यहूदियों को यहाँ पर फिर से बसाने का वचन दिया। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है, जब 1799 ईस्वी में फ़िलिस्तीन पर आक्रमण करता है तो वो यहूदियों को यह आश्वासन देता है कि वो उन्हें वहाँ पर बसाएगा, फिर से वहाँ पर बसाने की कोशिश करेगा।
उसके बाद क्या होता है कि ये जो संघर्ष चलता रहता है जिसे हम जियोनी आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो यहूदी और अरब जाति के लोगों के बीच में होता है। उसके बाद क्या होता है कि बाल्फोर घोषणा की जाती है। ठीक है, तो जियोनी आंदोलन के प्रति अंग्रेज़ों की सहानुभूति मूलतः एक कूटनीतिक चाल थी। तो जियोनी आंदोलन जो अंग्रेज़ों की जो सहानुभूति जो मिल रही थी यहूदियों को, वो एक कूटनीतिक चाल मानी जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि अंग्रेज़ अरब में एक ऐसी राज्य की स्थापना करने की सोच रहे थे। वो अंग्रेज़ क्यों सहायता कर रहे थे? क्योंकि उन्हें फ़िलिस्तीन पर अपना कब्ज़ा जमाना था। ठीक है, और ताकि ब्रिटेन का भी प्रभाव जो है फ़िलिस्तीन में बना रहे, इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए यहूदियों की सहायता कर रहे थे और जियोनी आंदोलन में सहभागी थे और सहानुभूति यहूदियों को प्रदान कर रहे थे। ऐसी अवस्था में ब्रिटिश शासकों ने यहूदियों से बातचीत कर उसके राष्ट्रीय आवास के निर्माण का निर्णय किया। तो इस तरह से जितने भी ब्रिटिश शासक थे उन्होंने क्या किया कि यहूदियों से बातचीत की, उन्हें सहानुभूति दी और उनके राष्ट्रीय आवास के निर्माण का भी निर्णय किया। और यहूदी नेताओं ने भी ये वादा किया कि वे फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश संरक्षित शासन कायम करने का आंदोलन भी करेंगे। तो इस तरह से ब्रिटेन जो था वो यहूदियों को आश्वासन देते थे कि वे राष्ट्रीय आवास के निर्माण के लिए उनके साथ हैं, और इसी तरह जो यहूदी थे वो भी कहते थे कि वे फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश संरक्षित शासन को कायम करने के लिए भी आंदोलन करेंगे। तो इस तरह से जो यहूदी थे और ब्रिटिशर्स थे जितने भी वो एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रिटेन ने इस नीति पर फ्रेंच सरकार एवं अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की भी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और अंत में ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने 2 नवंबर 1917 ईस्वी को एक घोषणा की। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश परराष्ट्र जो होते हैं उन्होंने राष्ट्रपति विल्सन की भी स्वीकृति इसमें मिल जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि 2 नवंबर 1917 ईस्वी को एक घोषणा होती है जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आवास की स्थापना करेगा। ठीक है, और ये सहानुभूति दी जाती है ब्रिटिशर्स द्वारा किसे? यहूदियों को। और सहानुभूति की नज़र से वे यहूदियों को देख रही थी तथा इसे कार्य रूप में लाने की पूर्ण चेष्टा भी वे करेंगी, इसमें वो मदद करेंगी। परंतु साफ समझा जाए कि फ़िलिस्तीन के गैर यहूदी जातियों के राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकारों को हानि पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह फ़िलिस्तीन के जितने भी गैर यहूदी जाति है उन पर कोई भी आंच नहीं आएगी, उन्हें कोई भी उनके अधिकारों पर, उनके राजनीतिक अधिकारों पर कोई भी हानि पहुंचाने का उनका कोई भी ऐसा जो है कार्य नहीं किया जाएगा। और अन्य देशों के यहूदियों के राजनीतिक अधिकार एवं स्थिति पर आघात नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये फैसला लिया जाता है कि यहूदी वहाँ पर जाएंगे, वहाँ बसेंगे, लेकिन वहाँ जो पहले से मौजूद है, जो अरब जाति के लोग हैं या फिर गैर यहूदी जाति के लोग हैं, उन पर कोई भी, उनके अधिकारों पर कोई भी आघात नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा की जाती है। और उसके बाद अरबों की जो प्रतिक्रिया होती है वो देख लेते हैं। तो ये घोषणा आरंभ में ब्रिटिश यहूदी जो होते हैं, जिसे धनपति बैरन रॉथस्चाइल्ड के पास दिए गए पत्र का अंश था, परंतु शीघ्र ही इसे सरकारी नीति के रूप में घोषित कर दिया गया और फ्रेंच तथा अमेरिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। तो इस घोषणा पर ब्रिटिशर्स की भी स्वीकृति मिल जाती है और फ्रेंच की भी स्वीकृति मिल जाती है। और इसके बाद इसकी खबर जाती है अरब के नेता जो थे शरीफ हुसैन को। ठीक है, और इसके स्पष्टीकरण की मांग वे रखते हैं। ठीक है, और अतः ब्रिटिश सरकार ने डेविड जॉर्ज होगार्थ को उसके पास जनवरी 1918 ईस्वी में भेजा। तो इस स्वीकृति को और इस पत्र को लेकर ब्रिटिश सरकार जो होती है वो डेविड जॉर्ज को भेजती है। कहाँ?
शरीफ हुसैन के पास 1918 ईस्वी में, और इसने शरीफ हुसैन को आश्वासन दिया कि यहूदियों को फ़िलिस्तीन में अरबों की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखकर ही बसने दिया जाएगा। तो शरीफ हुसैन को यह आश्वासन दिया जाता है कि यहूदियों को इसलिए वहाँ पर बसने दिया जा रहा है ताकि वो अपने अधिकारों पर अमल करे, वह अपने अधिकारों पर काम करे, ना कि वह जो अरब जाति के लोग हैं या फिर गैर यहूदी जितने भी जाति के लोग हैं उन पर कोई भी आंच नहीं आएगी। ठीक है, उनके अधिकारों पर अक्षुण्ण नहीं किया जाएगा, उनके अधिकारों पर कोई भी आघात नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से उन्हें बसने दिया जाए। ठीक है, और ऐसी अवस्था में शरीफ हुसैन जो होते हैं इसे मान्यता दे देते हैं, क्योंकि इसमें अरबों को कोई भी आघात नहीं पहुंच रहा था, इसलिए वे स्वीकृति दे चुके होते हैं। इस काल में वाइजमैन ने भी कायरो तथा सीरिया की यात्रा एवं अरबों की आशंकाओं को निर्मूल घोषित कर देते हैं। तो जो वाइजमैन होते हैं वो भी जो अरबों की जो आशंकाएँ थी उन्हें निर्मूल कर देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनके अधिकारों पर कोई भी आघात नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार वाइजमैन को अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाती है और इस तरह से फ़िलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय आवास की स्थापना की भूमिका निर्मित हो जाती है। तो इस तरह से यहूदी जो होते हैं उनके राष्ट्रीय आवास की जो स्थापना की होती है वो निर्मित हो जाती है। और इसके बाद इस समस्या का हल तो नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये समस्या शांत हो जाती है, लेकिन बाद में चलकर ये जो समस्या होती है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि अरबों की प्रतिक्रिया काफ़ी घोर होती है। वे नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जो यहूदी हैं वो वहाँ आकर बसे, क्योंकि उनके अधिकारों को खोने का उन्हें डर था। ठीक है, वे नहीं चाहते थे कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों का आवास बने। ठीक है, और इसके वजह से आगे भी कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह से फ़िलिस्तीन की समस्या यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।